जोरदार तालियां बजाकर नीरज वोरा जी का स्वागत और सम्मान करें। धन्यवाद अखिलेश जी। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और स्वागत है आपका सी न्यूज भारत की महाकॉन्क्लेव में मुद्दों की महापंचायत में। किसी भी शहर की जो पहचान होती है वो उसकी इमारतों से केवल नहीं होती है, बल्कि जीवन स्तर से भी गिनी जाती है और ये जिम्मेदारी होती है जनप्रतिनिधियों की। और ऐसे ही एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि इस वक्त मंच पर हैं। नीरज वोरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको जो जनता है, जो आपके क्षेत्र की जनता है, वो आपको अपनी आवाज मानती है। उस जनता के लिए अब तक आपने ऐसा कौन सा बेस्ट काम किया है जिस पर आपको भी जो है गर्व महसूस होता है? देखिए, मेरा क्षेत्र लखनऊ में लखनऊ नॉर्थ कहलाता है जी। उससे पहले तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जी। सी न्यूज को, उसकी पूरी टीम को, पवन जी शर्मा और उनके साथ जो उनकी सहयोगी टीम है पूरी, उनके व्यूवर्स को भी शुभकामनाएं। और लखनऊ में लखनऊ नॉर्थ एक ऐसी सीट है जी। जो यूं कहें तो वो लखनऊ का चेहरा है, जहां लखनऊ की जितनी भी इमारतें हैं जिनसे लखनऊ पहचाना जाता है, चौक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, ये सब इसी क्षेत्र का हिस्सा है। और संयोग से इस क्षेत्र से मैं ये कह सकता हूँ मेरे परिवार का 60 वर्ष से अधिक का रिश्ता है जी। और चूंकि इस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन मेरे पूज्य पिताजी ने भी किया है और जनता ने मुझको भी मौका दिया जी। और मैं यहाँ पैदा होने से लेकर यहीं पर पढ़ाई करते हुए यहीं पर मैंने इतनी उम्र प्राप्त की है। मैंने इसको एक आंगन की तरीके से देखा है। स्कूल भी यहीं गया हूँ, इसी क्षेत्र में पढ़ाई की है मैंने जी। साइकिल से जाना हो स्कूल, और फिर बाद में मेडिकल प्रोफेशन में, चूंकि मेडिकल मैन हूं मैं, एमबीबीएस किया मेडिकल कॉलेज में, फिर काम किया, तो इसकी सारी परेशानियों को मैं अच्छे से समझता था। जी। और मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास एक मास्टर प्लान था कि मुझे क्या क्या काम इस क्षेत्र में जाकर करने हैं। 2017 में जब जनता ने मुझे ये अवसर प्रदान किया तो मैं जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरा विश्वास पैदा किया, मेरे अंदर विश्वास रखा। और मुझे एक जो फेहरिस्त थी मेरी, मैं आज बड़े गर्व से कह सकता हूं जी। आज 9.5 वर्ष का सफर मेरा पूरा हुआ है और अपने इस 2 कार्यकाल में मैंने अपनी विधानसभा के जितने भी बड़े मुद्दे थे, मैं धन्यवाद देता हूं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को। और हम सब लखनऊ वालों का एक संयोग और सौभाग्य है कि हमारे सांसद भी भारत की रक्षा मंत्री हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी। इन दोनों की वजह से मेरी लिस्ट जो थी, मैं कह सकता हूं उसे मैंने पूरा कर लिया जी। जितने भी विषय थे, जितने भी काम थे, आज वो सब काम धरातल पर हैं और उन कामों में जो कुछ काम रह गए हैं वो काम इस समय चल रहे हैं जी। तो मेरे यहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट अब नहीं रह गया है जिसे मैं कह सकता हूँ। सड़कें टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, वो सब रिपेयरिंग, साफ सफाई, ये सब अलग कार्य है, लेकिन जो बड़े मुद्दे थे वो सारे पूरे हुए। जी, आप देखिए, कोई भी काम होता है तो उसमें कुछ ना कुछ चुनौतियां तो जरूर होती हैं नीरज जी, ये बात शायद आप भी मानेंगे, है ना? और जो विधानसभा उत्तरी है, वहां आप जैसा कि बता रहे हैं कि आप भावात्मक रूप से वहां जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो वहां के युवाओं की अगर बात कर ली जाए तो युवाओं के लिए क्या कुछ अलग से आपने सोचा हुआ है या ऐसी कोई योजना लाने वाले हैं या काम कर रहे हैं कि वहां के युवा भी लखनऊ में कम से कम अपनी और पहचान बना सकें और यूपी में उनका नाम हो सके? तो इस विषय में आपने अब तक क्या सोचा है? देखिए, युवाओं की जहां तक बात है, मैं कह सकता हूं कि इस परसेप्शन को बदलने का काम 2014 में प्रारंभ हुआ जी। जब देश की कमान आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मिली और उन्होंने कहा शिक्षा तो सब ले रहे हैं, लेकिन शिक्षा को रोजगार परक शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए जी। और देश के अंदर पहली बार कौशल विकास जैसा महत्वपूर्ण विभाग बना और कौशल विकास का जो विभाग है उससे हमने यूथ में क्या आवश्यकता है, आज की क्या डिमांड है और जैसी डिमांड है वैसी सप्लाई होनी चाहिए, तो रोजगार परक शिक्षा हमारे यहाँ प्रारंभ हुई और नौजवानों को एक
बड़ा विजन देने का काम किया, जिसे हम कह सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का काम दिया, जी कि वो सोच सकें कि हम कुछ और भी कर सकते हैं। जी अगर लखनऊ को आप देखें तो लखनऊ में हमारी सरकार ने ओडीओपी में चिकनकारी और आरी जरदोजी को लिया। जी चिकनकारी यहाँ का एक बड़ा प्रोफेशन है, जो घर घर में चिकनकारी का काम होता है। उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओडीओपी में लिया, जिससे इस व्यवसाय का विस्तार हो सके, दुनिया के नक्शे पे इसकी पहचान बन सके। और यही नहीं कि लखनऊ के लोग चिकनकारी ही करें, लखनऊ के लोग जो चिकनकारी करते हैं और कर रहे हैं, वहां आज लखनऊ के अंदर दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल ब्रह्मोस भी बन रही है। जी बिल्कुल। तो हम चिकनकारी से लेकर ब्रह्मोस तक गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोजेक्ट के आने की बारी आई, डीआरडीओ ने जब प्रोजेक्ट यहां पर प्लान किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि डीआरडीओ से मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब ये प्रोजेक्ट लगे तो इसमें हमारे लोगों को अवसर मिलना चाहिए। जी आज जो यहाँ पर हमारा अमौसी के पास ब्रह्मोस मिसाइल का प्लांट है, उसमें 500 लोग, जब पहले दिन उद्घाटन किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा, तो 500 लोग यहाँ पर यहीं के लोगों को नौकरी मिली है। तो एक विजन बदला कि हमारा नौजवान आज आईटी की बात भी करता है। आज इस लखनऊ में आईटी सिटी बन रही है। जी और आईटी सिटी का मतलब जो नौजवान यहाँ पर इंजीनियरिंग कर रहा था, वो सिर्फ यही सोचता था कि हमें नौकरी करनी है, हमें अब्रॉड जाना है, हमें बेंगलोर जाना है, हमें हैदराबाद जाना है, वो इन्हीं शहरों को की कल्पना करता था। आज वो सब बदल रहा है, लखनऊ के अंदर अवसर मिल रहे हैं, लखनऊ में नौजवानों को अवसर प्राप्त हो रहा है। तो उस दृष्टि से मैं कहूंगा कि हमारे लखनऊ में बहुत संवर रहा है जी और युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और भी सामने आ रही है। जी और जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं कह सकता हूं, वो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जब इस बार बजट प्रस्तुत हुआ था दिल्ली में, तो हमारे उत्तर प्रदेश में और हमारे लखनऊ को जो एआई का तोहफा दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने के लिए, और जो यहाँ पर उसकी एआई सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए, मुझे लगता है कि इस जनरेशन को, जो आने वाली जनरेशन, उसको बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। बिल्कुल, इसकी उम्मीद आगे भी की जा सकती है। एक अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा, सरकार चाहे जो भी हो नीरज जी, जनता हमेशा शिकायत में रहती है, कई बार ऐसा कि जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंचाना जो होता है जनता के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। आपके साथ इस तरीके की जो चीजें हैं, आप इन चुनौतियों को कैसे देखते हैं और जनता तक आसानी से कैसे पहुंचते हैं कि जनता जो है वो अपनी बात आसानी से जो है आप तक पहुंचवा पाती है और आप उनकी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं? देखिए, मैंने इस बदलते हुए दौर को देखा है। जी एक जमाना था जब मेरे पूज्य पिताजी विधायक होते थे, तो उस कालखंड में टेलीफोन होना भी बड़ी बात होती थी। जी बिल्कुल। लैंडलाइन टेलीफोन हुआ करते थे, वो भी हो तो बड़ी मुश्किल बात थी। तो जनप्रतिनिधि के लिए संपर्क करना सिर्फ उसके मिलने के बाद ही हो पाता था। आज जो है टेक्नोलॉजी बदल गई है। आज जनप्रतिनिधि आपके मोबाइल आपके हाथ में है और इधर आपको कोई समस्या है, आपने उसको सूचना भेजी, उसको मिलती है जी और ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि उसको ये सूचना प्राप्त भी हो गई है, पहुंच भी गई है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज कोई विषय नहीं रह गया है। अगर आप कोई बात कहना चाहें, मेरे क्षेत्र के लोगों को मैंने हमेशा इस बात पर प्रेरित किया, जैसे मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूं, जी तो इस समय मेरा मोबाइल मेरे सहयोगी के पास है, क्योंकि आपसे हम इस समय डिस्कशन में हैं। जी मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए फोन मेरा नहीं भी उठा, इस समय आपने कहा कि मैंने फोन मिलाया, फोन नहीं मिला, फोन नहीं उठा, तो हम लोग का प्रयास ये होता है कि कार्यक्रम के बाद जब हम उस फोन को देखें और जो मिस कॉल है उसको पलट के करें। इसके अलावा भी हम सदन में होते हैं, सदन की अपनी मर्यादा है कि वहां पर आप टेलीफोन पे बात नहीं कर सकते सदन के अंदर। मैंने हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों के लिए खुला स्वागत किया है कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। एक समय था जब हम लोग का 17 में कालखंड शुरू हुआ, उस समय तो फोन लेके जाना और उसे ऑन कर रखना भी मना था। बाद में चूंकि वाईफाई की परमिशन हो गई, तो अब हम लोग फोन वहां सामने रखे रहते हैं जी और व्हाट्सएप पर समस्या आई, जी आपने अपनी समस्या व्हाट्सएप पर भेजी, हमने उस समस्या के निदान के लिए संबंधित व्यक्ति को संपर्क किया, उसको भेजा, उधर से उसका कार्य हो गया।
जवाब आ गया, मैंने उसको व्हाट्सएप पर ही जवाब दे दिया कि तुम्हारा कार्य संपादित हो गया। जी, तो जनता कैसे सरलता के साथ अपनी बात आप तक पहुंचा सके और उसका समाधान हो जाए, मुझे लगता है कि यही उत्तरदायित्व है और इसको हम बड़ी खूबी से निभाते हैं। बिल्कुल। कोविड जैसी चुनौती में जी, जब लोगों एक दूसरे से संपर्क करना बहुत दिक्कत का काम था, तो कोविड कालखंड में मेरे क्षेत्र के लोगों ने जब जब मुझको व्हाट्सएप भी किया, अगर किसी ने यह आवश्यकता समझी कि हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन हो जाए, हमारे यहाँ कोई जांच करने आ जाए, हमें मेडिसिन की आवश्यकता है, हमें राशन की आवश्यकता है, हमें भोजन की आवश्यकता है, तो वो व्हाट्सएप पर ही हमने उसका समाधान करने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया का युग है। आज कनेक्ट की बात, जो व्यक्ति कनेक्ट के साथ रहेगा, जी। जुड़ेगा, वही जनता के बीच में होगा। बिल्कुल उम्मीद यही करेंगे कि और भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस तरीके की चीजों को बढ़ावा दें, टेक्नोलॉजी को अपना सारथी बनाएं, ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द जो है वो सॉल्व हो सके। नीरज जी, एक सवाल और है, आज के युग में पर्यावरण भी जो है वो शहरी विकास का एक हिस्सा बन चुका है। आपके क्षेत्र में पर्यावरण को या फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं जो और भी लोगों को देखने चाहिए, समझने चाहिए, ताकि जो नवाबों की नगरी हो या कोई भी सिटी हो, वो पर्यावरण को लेकर जो है सजग रह सके? देखिए, अगर लखनऊ राजधानी की बात आप करें, जी, तो पिछले 3-4 दशक के अंदर लखनऊ राजधानी में जो विस्तार हुआ है और आसपास के जनपदों से लेके सुदूर पूर्वांचल तक के जनपदों के लोगों ने धीरे धीरे करके लखनऊ के अंदर एक आशियाना बनाया जी, और बड़ी संख्या में हम कह सकते हैं कि हमारा ग्रीन एरिया जो था वो डिस्टर्ब हुआ। जी, लेकिन मैं आज बड़े गर्व से कह सकता हूं कि आज पर्यावरण के लिए जो कार्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी ने किया है, वो सराहनीय है, उल्लेखनीय है। अभी 12 तारीख को एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक 35 करोड़ वृक्ष एक ही दिन में लगाना, तो योगी जी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। जी, ग्रीन एरिया को बढ़ाने का काम लखनऊ के अंदर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, अपने क्षेत्र में भी आइडेंटिफाई किया है कि हमारे जो मास्टर प्लान में जितनी भी ग्रीन बेल्ट है, जी, उस पूरे ग्रीन बेल्ट में हम फॉरेस्टेशन करें, हम उसमें पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण करें और वृक्ष लगाने के साथ, क्योंकि हमने कोविड जैसी चुनौती में ऑक्सीजन की अहमियत को समझा है, बिल्कुल, उसकी वैल्यू को समझा है, तो आज वृक्षारोपण एक बहुत बड़ा अभियान है और हमने ग्रीन एरिया को इंक्रीज किया है। और आज ही सुबह आप सबके माध्यम से देश को पूरे पता चला, एक बड़ी परियोजना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ को तोहफे के रूप में दे रहे हैं, उपहार के रूप में दे रहे हैं, वो कुकरेल सफारी की है, जहां पर हम करीब करीब 900 स्क्वायर किलोमीटर का वन क्षेत्र जिसमें सफारी बना रहे हैं, कुकरेल सफारी, उसको क्लियरेंस मिली है कल। जी, और हम ये कह सकते हैं कि अभी हमने शहर के अंदर हमारे अपने क्षेत्र में 3 ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में पार्क थे, जिन पार्क में हमने आधे पार्क में जापान की एक तकनीक है मियावाकी पार्क, जी, मियावाकी पार्क तकनीक से हमने 3 पार्कों में मियावाकी पार्क बनाया है, जिसमें डेंस फॉरेस्टेशन किया है। और उसके पीछे सिर्फ एक ही सोच है कि हम जैसे जैसे पेड़ लगाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ के एरिया को थोड़ा बेटर कर सकेंगे। जी, अब प्रदूषण पर्यावरण में ही आता है, हमारा नदी का संरक्षण भी। जी, गोमती लखनऊ की लाइफलाइन है। जी, गोमती 2017 से पहले हाशिए पे थी, बहुत बहुत परियोजनाएं आती रही गोमती सफाई की, लेकिन सफाई के नाम पर कोई सफाई नहीं हुई। जी, मैं आज ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि 17 में जब हमारी सरकार आती है, तो गोमती नदी के अंदर शहर के सब पुराने और बड़े नाले सीधे नदी में गिरते थे जी, और हालात ये थे कि नदी का पानी आप देख लें तो पहचान नहीं सकते, आचमन करने की बात दूर हो। जी, आज की स्थिति यह है कि 9.5 साल में हमने लगभग लगभग सारे बड़े नालों पर एसटीपी बनाकर उसको टैप करने का काम किया है और अब एसटीपी के माध्यम से शुद्धिकरण जब होता है तभी गोमती में जा सकता है। तो आज आप गोमती देख रहे हैं, जो गोमती की स्वच्छता देख रहे हैं, जो वो निर्मलता की ओर बढ़ रही है,
तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारी सरकार का है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है। जी तो पर्यावरण की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो हमने जो अप्रोच है हमारी और जो हमारा प्रयास है वो सराहनीय है और वो एक चिंता का विषय भी है, उस पर कार्य होना भी चाहिए। जी एक सवाल और करूंगी। जितना मैं आपको जानती हूँ, स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति भी आप बहुत सजग रहते हैं। आपने अपनी ही विधायक निधि से एम्बुलेंस जो है वो गिफ्ट करी लॉयंस क्लब को। तो किस तरीके से आप इस विषय में सोचते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति एक विधायक को कितना सजग रहना चाहिए, कितना आगे बढ़कर काम करना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर, जी क्योंकि मैंने पढ़ाई वही की है, जी एक चिकित्सक के रूप में काम करता रहा हूं, काम करता हूं, एक अस्पताल को चलाने का काम करता हूं। समाज सेवा में मैं चिकित्सक होने के नाते ही समाज सेवा में आया। जैसा भी जितेंद्र जी कह रहे थे कि मैंने लायंस क्लब में बहुत दिनों तक सेवाएं दी हैं जी और चिकित्सा और चिकित्सक सेवा ये मेरा मूल मंत्र रहा। और जब मैं विधायक नहीं भी था तब भी मैं अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में इन सुविधाओं को लेकर जाता था जी और इसके प्रति चिंतित भी रहता था। मेरा विधानसभा का एक बड़ा क्षेत्र है जिसे हम कह सकते हैं, अंग्रेजी में अर्बन स्लम्स कहते हैं, हिंदी में मलिन बस्तियां कहते हैं। अर्बन स्लम्स में प्रत्येक वर्ष महामारी फैलती थी। जी हमारे एरिया में, विशेषकर लखनऊ में, महामारी का एपिडेमिक होना स्वाभाविक सा था कि फैलनी ही फैलनी है। अब उसको रोकने के जो ABCD हो सकती है, ये स्टेप्स हो सकते हैं, वो लेने आवश्यक थे। और मैं आपको बता दूं, मैंने वो दौर देखा है डेंगू का, मलेरिया का। लखनऊ में जब ये बीमारी आती थी, दस्तक देती थी, तो वो हमारा ही क्षेत्र होता था और एक एक गली से डेंगू के उस कोप का भाजन हुए लोगों की बॉडीज निकलती थी। 2017 से आज 2026 तक मैं कह सकता हूं कि पूरे लखनऊ के अंदर एक भी वर्ष नहीं है जिस दिन महामारी फैली हो। जी हमारी सरकार ने बेहतरी से काम किया, संचारी रोगों पर नियंत्रण किया और जो कारण बनते थे कि जो वाटर लॉगिंग होती थी, जल भराव होता था, उसका हम लोगों ने समाधान किया, नाले बनवाने का काम किया, डिस्पेंसरीज बनाने का काम किया, आयुष्मान मंदिर बनाने का काम किया। हम लोगों ने आज पूरे लखनऊ के अंदर कोविड कालखंड में जो हॉस्पिटल, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल थे, सरकार की सोच थी उनको मजबूत किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड कालखंड में सिर्फ एक अस्पताल सैंक्शन किया था, वो मेरी विधानसभा को दिया था और मेरी विधानसभा में वो अस्पताल बन के तैयार हो गया है। मैंने डिस्पेंसरीज के माध्यम से जगह जगह पर डिस्पेंसरीज बनाने का काम किया, जी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इस पर पूरा प्रयास किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।